ओके गाइस, सो टुडे विल डिस्कस नॉर्थ-सेट 2023 प्रीलिम्स रिकॉल और इसके बाद का जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम बात करेंगे मेंस के रिकॉल की. So you can clearly see the strike rate based on student feedback. So we have given a strike rate of 85%. अब देखते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, तो इसमें घबराना नहीं है आपको क्वेश्चन देख के. बस इससे हमको एक टॉपिक का आइडिया लगता है कि कैसे टॉपिक आए थे और आगे पेपर कैसा होने वाला है. सो स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन से. तो विच GCS स्कोर इंडिकेट डेथ. तो मैंने आपको हर बार जैसे बताया था कि GCS से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आता ही है. तो GCS के जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं आई मूवमेंट, वर्बल और मोटर. और इनके कंपोनेंट को आपको याद रखना है कि जो टोटल्स को जो मैक्सिमम पॉइंट आप देते हो. सो फॉर आई वी हैव 4, फॉर वर्बल 5 एंड फॉर मोटर 6. अब इसको हम अगर देखें कि मिनिमम स्कोर जो होगा इसमें वो 1 होगा. तो अगर मैं आई की बात कर लूँ तो आई मूवमेंट में आप देखोगे जो मैंने आपको बताया था कि ESPN अगर पेशेंट आंखें खोल रहा है, आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियसली वी गिव स्कोर ऑफ 4. अगर साउंड पे, तेज आवाज पे आंख खोल रहा है, वी गिव स्कोर ऑफ 3. उसको आप कुछ ना कुछ पेन स्टिमुलस दे रहे हो तब जाके खोल रहा है, वी गिव स्कोर ऑफ 2. और फिर भी नहीं खोल रहा तो स्कोर ऑफ 1. ESPN. फिर आप याद रखो कि वर्बल का जो मैक्सिमम स्कोर होता है वो होता है 5. तो अब इसको आप कैसे याद करोगे. सो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर पेशेंट ओरिएंटेड है तो हम स्कोर देंगे 5. तो मैक्सिमम कितना होगा यहाँ पर 5. अगर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, उसके वर्ड कंफ्यूज्ड है, तो आप स्कोर दोगे 4. तो मैं इसको 4 लिख देता हूँ. अगर पेशेंट कंफ्यूज है तो 4. उसके वर्ड्स इनअप्रोप्रिएट हैं तो 3. राइट. सो अगर आप देखोगे कि उसके मुंह से आवाज़ें जो आ रही है वो इनकम्प्रेहेंसिबल हैं, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो, और पेशेंट अगर पूरा तरीके से म्यूट है तो स्कोर देंगे 1. फिर अगर मोटर मूवमेंट की बात करूं तो अगर पेशेंट कमांड ओबे कर रहा है तो आप स्कोर दोगे 6. अगर आप देखोगे पेन को लोकलाइज कर रहा है 5. फिर अगर आप देखोगे कि पेशेंट विड्रॉ कर रहा है पेन को 4. उसका एटीट्यूड बिल्कुल फ्लेक्स पोजीशन में, जिसको हम डिकॉर्टिक रिजिडिटी बोलते हैं, तो उसको हम देंगे स्कोर ऑफ 3. और अगर एकदम एक्सटेंडेड आया है, बिल्कुल हाथ पर फैले हुए, एबनॉर्मल एक्सटेंशन है 2, और कोई रिस्पांस नहीं है तो 1. सो आप देखोगे मिनिमम स्कोर 1, 1, 1 अगर ऐड कर लो तो टोटल कितना होगा. क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, व्हाट स्कोर इंडिकेट डेथ. सो मिनिमम स्कोर कितना आ रहा है इसमें 3. सो 3 अगर स्कोर आ रहे हैं कि एक एक एक, तो लोएस्ट स्कोर इज 3. अब मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो 6 + 5 11 + 4 15. सो टोटल मैक्सिमम कितना होगा 15. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 3. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अब अगला क्वेश्चन है कि, तो सिंपल क्वेश्चन है कि पेशेंट को टाइफाइड है 5 दिन से. अब 5 दिन से टाइफाइड है, आप देखोगे. सो 5 डेज, नर्स सस्पेक्ट टाइफाइड फीवर है इन 5 दिन से टाइफाइड सस्पेक्ट कर रहे हैं. विच टेस्ट विल बी डन. सो अंडरस्टैंड दिस थिंग. टाइफाइड को डायग्नोस करने के लिए तरीका जो होता है वो वीक वाइज होता है. तो फर्स्ट वीक पे आप क्या करोगे, सेकेंड वीक पे क्या करोगे, थर्ड वीक पे क्या करोगे, और फोर्थ वीक पे क्या करोगे. सो इसका एक जो निमोनिक मैंने आपको बताया था, दैट इज बासु. सो फर्स्ट वीक पे हम ब्लड टेस्ट कराएंगे, सेकेंड वीक पे कराओगे आप एग्लूटिनेशन टेस्ट, जो विडाल टेस्ट होता है. विडाल टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्लूटिनेशन टेस्ट, लेकिन ये फॉल्स पॉजिटिव होता है कई बार, तो हम इसके लिए टाइफी डॉट कराते हैं. और थर्ड वीक पे स्टूल टेस्ट, फोर्थ वीक पे यूरिन टेस्ट. तो अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन के हिसाब से तो आपको दिया हुआ है डे, 5th डे मीन्स फर्स्ट वीक के अंदर है. ये वीक है, डे नहीं है ये. तो यहाँ पर थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. सो इट इज इन वीक नॉट इन डेज. सो वीक के हिसाब से क्या होगा, इट इज ब्लड टेस्ट. इट इज ब्लड टेस्ट. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. डिस्फेजिया फॉर लिक्विड. अगर किसी को लिक्विड के लिए डिस्फेजिया है
डिस्फेजिया फॉर लिक्विड फर्स्ट डेवलप इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। देखो टॉन्सिलाइटिस में डिस्फेजिया होता ही नहीं है, रूल्ड आउट। ईसोफेजियल वेरिसिस में जो मेन कंप्लेंट होती है वो होती है ब्लीडिंग, हेमाटेमेसिस की। डिस्फेजिया हो सकता है लेकिन मेन कंप्लेंट क्या होती है? ब्लीडिंग। अब दो ऑप्शन बचे, बैरेट और एक्लेशिया। तो जितने भी सारी अदर दूसरी कंडीशंस होती हैं उसमें डिस्फेजिया पहले सॉलिड के लिए होता है, फिर सेमी सॉलिड के लिए, फिर लिक्विड के लिए। सो फर्स्ट डिस्फेजिया विल बी फॉर सॉलिड, देन सेमी सॉलिड, देन लिक्विड। इन एक्लेशिया कार्डियो यू विल सी डिस्फेजिया फर्स्ट फॉर लिक्विड। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी एक्लेशिया कार्डियो। मूविंग टू नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चारकोट ट्रायड। अब चारकोट ट्रायड का मतलब क्या होता है इसको समझो। चारकोट ट्रायड के जो कंपोनेंट होते हैं वो होता है पेन, तो पेशेंट को पेन होगा, पेशेंट को फीवर होगा और पेशेंट को जॉन्डिस होगा। सो आपको याद रखना है पेन, फीवर, जॉन्डिस। सो ये तीनों ट्रायड के पार्ट हैं, क्या नहीं है? अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। सो अल्टर्ड मेंटल स्टेटस इज नॉट अ पार्ट ऑफ चारकोट ट्रायड। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, गार्लिक लाइक टेस्ट, गार्लिक जैसा टेस्ट आ रहा है, इन विच सब्सटेंस पॉइजनिंग। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, इसको समझते हैं एक बार। तो गार्लिक लाइक टेस्ट या गार्लिक लाइक ऑर्डर, मैं बोलूँ ऑर्डर भी होगा तो टेस्ट भी गार्लिक जैसा आएगा। तो जनरली ये हमको कहाँ कहाँ मिलता है? सो वी कैन सी दिस इन सम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पॉइजनिंग। अगर कोई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की पॉइजनिंग है तब ऐसा मिलेगा। Second is you can also see this in tellurium poisoning। और तीसरा कभी कभी ये आपको आर्सेनिक पॉइजनिंग में मिलता है। तो अगर आप देखोगे ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है ना, लुक एट द ऑप्शन। सो ऑर्गेनोफॉस्फोरस दिया हुआ है, तो अगर ऑप्शन में इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस होता तो दैट विल बी अ बेटर आंसर, लेकिन वो नहीं है। सो दिस इज नॉट द आंसर। साइनाइड की मैं बात करूँ, साइनाइड में कैसा होता है? बिटर एलिमेंट। बिटर एलिमेंट में खट्टे कड़वे बादाम जो खराब हो जाते हैं, कार्बोलिक एसिड। नो, सो आंसर विल बी आर्सेनिक। सिंपल, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट वन, इन हेमोरेजिक स्ट्रोक, हेमोरेजिक स्ट्रोक व्हाट विल बी इमीडिएट एक्शन। सो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अगर किसी को हेमोरेजिक स्ट्रोक हुआ है तो जनरली अब ये शॉक भी हो सकता है हेमोरेजिक स्ट्रोक, लेकिन पता नहीं मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा था। तो अब देखते हैं क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है। तो इमीडिएट एक्शन क्या होना चाहिए? अगर आप देखोगे पेशेंट को हीमोरेज हो रहा है, तो इतना हीमोरेज हो गया है तो जनरली मेरे हिसाब से ये शॉक होना चाहिए। सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन अब हम नहीं करते हैं, बिकॉज ब्लड की जगह हमारे पास बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है? पैक्ड आरबीसीज। तो अगर मैं बोलूँ कि क्या क्या हम देते हैं, तो इसको समझो। जनरली आप पेशेंट को क्रिस्टलॉइड देते हो। सो क्रिस्टलॉइड हम देते हैं, क्रिस्टलॉइड कॉलर नहीं देते, क्रिस्टलॉइड देते हैं। इसके अलावा और क्या क्या देते हो आप पेशेंट को? ब्लड दे सकते हो। ब्लड मीन्स पीआरबीसी। सो क्रिस्टलॉइड में फ्लूइड जो जनरली हम यूज करते हैं दैट इज नॉर्मल सलाइन हम दे सकते हैं। वी कैन यूज रिंगर लैक्टेट। सो क्रिस्टलॉइड ऑप्शन में नहीं है। हाइपोटोनिक मीन्स ये तो n/2 हो जाएगा, तो अगेन ये आप नहीं दोगे। कॉलर्ड ऑप्शन में दिया, क्रिस्टलॉइड नहीं दिया, इसलिए आंसर क्या होगा इसका? पैक्ड बेसिस। लेकिन बेटर आंसर देखो, अगर अगेन मेंशन नहीं है कि कितना हीमोरेज हुआ है, कितना उसका हीमोग्लोबिन है, सो आंसर विल बिकम पैक्ड आरबीसीज। सो जनरली अगर पेशेंट को सीवियर एनीमिया होता है तो हम क्रिस्टलॉइड भी अवॉइड करते हैं, फिर तो आपको पीआरबीसी ही देनी है। क्लियर। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वन, हेमोप्टिसिस कॉमनली अकर इन। अगर मैं आपसे बोलूँ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेमोप्टिसिस क्या होगा, तो याद रखो हेमोप्टिसिस का मोस्ट कॉमन कॉज विल बी ब्रोंकाइटिस। अब ब्रोंकाइटिस ऑप्शन में है नहीं, ब्रोंकाइटिस इज नॉट इन द ऑप्शन। एम्पाइमा में जनरली पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, उसको चेस्ट पेन होगा, प्यूरेंट डिस्चार्ज होगा। अगर मैं बात करूं मिलियरी टीबी की, तो मिलियरी टीबी में जनरली हेमोप्टिसिस नहीं मिलती है। इवन एम्फाइसेमा के पेशेंट के अंदर भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज द मेन कंप्लेंट। सो अगर मैं सारे ऑप्शन को रूल आउट करूं तब जाके मुझे एक आंसर चूज करना पड़े यहाँ पर, तो अगेन इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। तो आंसर क्या बनेगा? न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स के पेशेंट के अंदर भी मेनली तो सांस फूलती है, लेकिन कभी कभी हेमोप्टिसिस भी होती है। सो अगेन इसमें आपको बाकी चीज़ें रूल आउट करनी है, तब आपको डायग्नोस बनाना है। अगले पे चलते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन है, फीमोरल फ्रैक्चर से क्या होगा। अब किसी भी अगर बड़ी बोन का फ्रैक्चर होगा, सो दैट इज लाइक अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर फैट एम्बोलिज्म। सो फैट एम्बोलिज्म ऑप्शन में है। एयर एम्बोलिज्म जनरली डाइवर्स के अंदर मिलती है,
जो डीप सी में डाइव करते हैं, और जब रैपिड असेंट के टाइम पे कई बार आपको एम्बुलेंस बन जाते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगेन इसमें नहीं मिलेगी, इट इज कॉमन कंडीशन विच इज ड्यू टू सम लंग डिसीज और समटाइम ड्यू टू कार्डियक डिसीज, और जनरली ये एक्सट्रीमिटीज से ऊपर माइग्रेट करेगी। सिस्टमिक एम्बोलिज्म मीन्स कहीं पर और चले जाए पूरे सिस्टमिक ऑर्गन, उसको बोलते हैं सिस्टमिक एम्बोलिज्म। हेमोरेजिक शॉक इनिशियल ट्रीटमेंट, अब इसको समझो इसको। अब ये हेमोरेजिक शॉक की बात नहीं, कोई भी शॉक हो, सो अगर कोई सा भी शॉक होगा सबसे पहले आप क्या करोगे? कॉलॉइड दोगे? नहीं। पीआरबीसी देंगे, इसको भी रख देते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूशन, होल ब्लड अब नहीं देते, पीआरबीसी देते हैं, लेकिन इनको देने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है? सो फर्स्ट स्टेप, वेरी फर्स्ट स्टेप विल बी यू शुड असेस द वाइटल्स। आपको पेशेंट के वाइटल असेस करने हैं। अगर वाइटल्स ठीक है, उसके बाद आपको आगे उसके कुछ टेस्ट कराने हैं, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करना है। सिंपल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट वन, सडन हाइपरग्लाइसीमिया अकर ड्यू टू। अब इसको देखो, एडिसन डिसीज। एडिसन डिसीज बेसिकली क्या होता है? ऑटोइम्यून एड्रेनालाइटिस की वजह से होती है। तो इसमें एड्रेनल ग्लैंड के सारे हार्मोन कम हो जाते हैं, सो ऑल द हार्मोन्स विल बी लेस। सो लेस मिनरलोकॉर्टिकॉइड, लेस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, लेस सेक्स स्टीरॉइड। So if sex steroids are less means sexual functions will be disturbed. If glucocorticoids are less means patient का sugar कम होगा. So this will present with hypoglycemia, not hyper. Is it clear? Sudden onset hypoglycemia, if it is asked, then answer will be Addison disease. Now parathyroid is not having any relation with sugar status, so दोनों option ruled out. Now Cushing syndrome patients, sometimes they can have sudden onset hyperglycemia. Even many of the time it is seen Cushing syndrome का जो patient होगा, they will come to you with diabetes or pre-diabetic state. So they can come to you with diabetes or pre-diabetes. Clear? So answer will be Cushing syndrome. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Moving to next one. A patient experience, अब ध्यान से देखो, a patient experiences severe bleeding after administration of warfarin. सो हिंट क्या है? वारफरिन पेशेंट को हो गई, वारफरिन आपने दी, तो वारफरिन से कुछ टॉक्सिटी हो गई। तो वारफरिन टॉक्सिटी को कैसे मैनेज करते हैं? सो वी हैव थ्री थिंग्स। सो वेन एवर एनी पेशेंट इज डेवलपिंग वारफरिन टॉक्सिटी, आपको देखना है कि क्या वो पेशेंट को कोई एक्टिव ब्लीड हो रही है। इफ देयर इज एनी एक्टिव ब्लीड और देयर इज नो एक्टिव ब्लीड। अगर एक्टिव ब्लीड नहीं है तो हम पेशेंट को विटामिन के देते हैं, और अगर एक्टिव ब्लीड है तो पहले इस एमसीक्यू का आंसर होता था एफएफपी देना है, लेकिन अब एफएफपी से बेहतर हमारे पास है पीसीसी। पीसीसी इज प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेट। So FFP से बेहतर, like better answer for this question will be prothrombin complex concentrate. Now let us see the question what we have in the option. Severe bleeding mentioned. तो अब देखो warfarin, they are asking you involve all except, sorry, क्वेश्चन पूछा है कि क्या नहीं दोगे। Just let me silent my phone, ये बार बार रिंग कर रहा है, so that is giving some problem to both of us. So let us see now. What you will not give? Can we give FFP? Yes, FFP दे सकते। So this we can give. एंटीकोगुलेंट को बंद कर देना है, होल्ड एंटीकोगुलेंट, यस, इसको बंद कर दोगे वारफरिन अगर टॉक्सिटी करा रहा है तो। कैन वी गिव विटामिन के? यस, वी कैन गिव। नाउ सी, इफ यू आर गेटिंग अ टॉक्सिटी विथ वारफरिन, यू विल नेवर गिव हेपारिन, राइट, बिकॉज मोर और लेस दे बोथ आर एंटीकोगुलेंट। सो एक एंटीकोगुलेंट की टॉक्सिटी हो रही है, अब आप दूसरा थोड़ी दे दोगे उसको। सो वेट फॉर फ्यू डेज। सो हेपारिन इज समथिंग विच वी विल नॉट गिव। क्लियर? Okay, moving to next one. Most common inguinal hernia in female. Now understand. Although you will see like many of the students have marked this answer wrong. देखो, femoral hernia is common in female. But overall, अगर मैं बात करूँ like most common inguinal hernia in both male and female, this is indirect inguinal hernia. If so, same question if I twist a little, like all are true, a true statement about femoral. So it is common in female, but if you talk about incidence wise, indirect inguinal hernia is more commoner than femoral. तो मैं इसको आपको हिंदी में समझाऊं। अगर मैं आपको बोलूं कि मोस्ट कॉमन हर्निया ओवरऑल इन मेल एंड फीमेल बोथ सेक्स, आंसर विल बी इंडायरेक्ट इंग्वाइनल। लेकिन
फीमोरल हर्निया फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन भी होता है, लेकिन इंडायरेक्ट इंग्वाइन से कम। क्लियर? सो इसलिए कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए कि आंसर फीमोरल मार्क करके है, बट आंसर विल बी इंडायरेक्ट इंग्वाइन हर्निया। पॉट स्पाइन सिंपल क्वेश्चन है। फाइब्रोमाइल्गिया इज अ रेयर कंडीशन, डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होता है, बाकी सबको रूल आउट करके। जॉइंट पेन को हम आर्थ्राल्गिया बोलते हैं, हेडेक को सेफेल्गिया बोलते हैं। तो पॉट स्पाइन मीन्स स्पाइनल टीबी और स्पाइनल पेन। क्लियर? सो पॉट स्पाइन विल बी स्पाइनल टीबी, वी कॉल इट स्पाइनल पेन। कमिंग टू नेक्स्ट वन। ओके, अब इसको ध्यान से पढ़ो। डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 कैन अकर इन विच पर्सन? किस में हो सकती है? 55-year-old मेल विथ वेट 98 kg एंड डायबिटीज मेलाइटस। ये तो ऑप्शन इनकम्प्लीट है। कैन अकर इन विच पर्सन? 25-year-old मेल विथ डायबिटीज बट परफॉर्म एक्सरसाइज। तो इनमें तो दोनों में डायबिटीज दे रखी है। 35-year-old फीमेल विथ BMI 20 and has an active lifestyle. 45-year-old female with BMI 18 and has a sedentary lifestyle. Now understand this question. ध्यान से देखो इसको। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि डायबिटीज मेलाइटस 2 कैन अकर इन विच पर्सन, सो इन चारों में से किसको डायबिटीज हो सकती है टाइप 2? तो अगर देखो टाइप 2 जनरली 45 के बाद होती है। अगर ऐसा ही क्वेश्चन आया था तो 45 के बाद होती, तो 25 वाले दो ऑप्शन को मैं काट दे रहा हूं। नाउ 45-year-old फीमेल जिसका BMI कम है, मीन्स ओबेसिटी नहीं है, यहां पर अच्छा खासा वेट है। तो अगेन ओबेसिटी इज अ स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज एंड आई गिव यू अ टर्म, उसको हम बोलते हैं डायबिसिटी। ओबेसिटी विथ डायबिटीज वी कॉल इट डायबिसिटी। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर विल बी ए। क्लियर? ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वन। विच सिम्टम इंडिकेट दैट एक्यूट रिनल फेलियर हैज प्रोग्रेस टू क्रोनिक रिनल फेलियर? कैसे आपको पता चलेगा? हाँ, इसको देखो, एक्यूट रिनल फेलियर को हम बोलते हैं AKI। AKI is something which is reversible और CKD is something which is irreversible. CKD is irreversible and progressive. तो अगर किसी पेशेंट को, अब देखो हाइपोटेंशन जनरली दोनों में ही नहीं होता, दोनों में हाइपरटेंशन होता है। डायलिसिस के दौरान समटाइम डू डायलिसिस यू कैन सी हाइपोटेंशन। Tachycardia, suppose AKI is due to sepsis or CKD, both can have tachycardia. Tachycardia can occur in many conditions. Hypertension can occur in both. Again, दोनों में हो सकता है hypertension में। तो आप इसको देखो, when we assume it is CKD, so understand, अगर पेशेंट को कुछ ऐसी चीजें हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, so if my patient is having any of these things, like if there is severe anemia, उससे भी इंपॉर्टेंट होगा पेरिफेरल न्यूरोपैथी, and third is renal osteodystrophy. This term we don't use anymore. आजकल इसकी जगह टर्म यूज करते हैं मेटाबॉलिक बोन डिसीज। सो अगर पेशेंट को अनीमिया है या उसकी हड्डियों में प्रॉब्लम आ रही, रीनल मीन्स किडनी, ऑस्टियो मीन्स बोन, डिस्ट्रॉफी मीन्स प्रॉब्लम, डिफिकल्टी। सो अंडरस्टैंड दिस, व्हेनेवर देयर इज अ प्रॉब्लम इन बोन्स की हड्डियां कमजोर पड़ रही हैं, सो दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक बोन डिसीज। अगर पेशेंट के अंदर ये तीनों चीजें या तीनों में से कोई एक भी चीज है, इट मीन्स दैट अनीमिया, दैट AKI हैव नाउ प्रोग्रेस टू CKD। तो आंसर क्या होगा इसमें? अनीमिया। एक और क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक अ पेशेंट हुज हैविंग CKD और AKI, सो ये अनीमिया सबसे अच्छा रिस्पॉन्स किससे करेगा? सो रिमेंबर, ये अनीमिया का सबसे अच्छा जो रिस्पॉन्स आता है वो इरिथ्रोपोइटिन से आएगा। आगे चलते हैं, मूविंग टू नेक्स्ट वन। इफ वेरिकोस वेन ब्लीडिंग देन एक्टिव मैनेजमेंट। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अगर किसी पेशेंट को वेरिकोस की ब्लीडिंग हो रही है तो क्या करोगे आप? तो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या क्या आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले तो उस जो ब्लीडिंग वेन को आपको प्रेशर अप्लाई करना। सो फर्स्ट थिंग विल बी वी नीड टू अप्लाई प्रेशर। अब प्रेशर अप्लाई करने के लिए आप कॉटन यूज कर सकते हो और यू कैन यूज सम गॉज पीस। फर्स्ट स्टेप ये मैं WHO का नर्सिंग इंटरवेंशन आपको बता रहा हूं। उसके बाद जो हम फॉलो करते हैं दैट शुड बी एलिवेशन ऑफ लिम्ब, एंड थर्ड स्टेप विल बी इमीडिएट रेफरल टू डॉक्टर।
डॉक्टर रेफरल। सो दीज आर द स्टेप्स, और ये सारे स्टेप आपको फॉलो करने सीक्वेंस में। तो पहला स्टेप क्या है, प्रेशर अप्लाई करना। अब लेट अस सी द ऑप्शन वन बाय वन। हीट कंप्रेशन, नो। अप्लाई टॉर्निकेट, अप्लाई टॉर्निकेट, टॉर्निकेट अप्लाई नहीं करना आपको। So you don't have to apply tourniquet, you have to apply pressure but with gauze piece or cotton piece. So that is why these two are not the answer. So अब देखो रूल आउट करोगे तो आंसर क्या बन जाएगा, elevation. But you should remember next time they can ask you what should you should do first. So सबसे पहले क्या करना है आपको, पहले प्रेशर अप्लाई करना है। Moving to next one. A patient blood glucose level is 110 and 113. अब देखो क्या ये नॉर्मल है? If it is fasting level it is not normal. ये pre-diabetes range में. Following test should be performed. So understand this thing. Just suppose I am writing some values here. Fasting blood sugar, postprandial blood sugar, and HbA1c. So here I will use three terms. सपोज आपके पास एक पेशेंट है जिसका फास्टिंग ब्लड शुगर, सपोज पहले मैं बात करूं, फास्टिंग ब्लड शुगर 126 से ज़्यादा है, मोर देन 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। पोस्ट प्रेंडियल 200 से ज़्यादा है, और HbA1c 6.5% से ज़्यादा है। HbA1c को हम परसेंटेज में लिखते हैं, तो इसको तो बोलेंगे डायबिटीज़। दिस इज अ डायबिटीज़ केस। Now coming to normal value, so normal I can say this is less than 100. Postprandial कितना होता है normally, less than 140, and HbA1c less than 5.6. So this is normal. अब इनके बीच की जो रेंज होगी 100 से 125, 140 to 199, 5.6 to 6.5, 6.4, sorry. So this range is called pre-diabetes, और impaired glucose tolerance. इसको या तो आप प्री डायबिटीज बोल दो या फिर इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पेशेंट का 110, 113 आ रहा है। सो नाउ इट इज नॉट मेंशन कि ये फास्टिंग है या पोस्ट प्रेंडियल है। इन दैट केस अंडरस्टैंड दिस थिंग, इज इट नॉर्मल? नॉर्मल तो ये नहीं है, सो आई कैन नॉट से इट इज नॉर्मल, सो इट इज नॉट एट ऑल नॉर्मल। GTTs ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट अब हम नहीं करते, प्रेगनेंसी के लिए करते हैं। मीन्स वेन एवर वी सस्पेक्ट डायबिटीज इन प्रेग्नेंट लेडी तब करते हैं, उसको OGTT बोलते हैं, GTO हटा दिया है। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट सेम है। HbA1c इज द बेस्ट टेस्ट। डायबिटीज कंफर्म तो नहीं है, इट इज नॉट डायबिटीज। सो बेसिकली अगर ये फास्टिंग वैल्यू है तो इट्स अ केस ऑफ प्री डायबिटीज। इसको आपको कंफर्म करना है तो क्या कराओगे, HbA1c। क्लियर? क्या कराओगे, HbA1c कराओगे। और GTT आपको कराना है तो करा लो, बिकॉज ऑप्शन में दिया हो, सो वी नीड टू पिक दिस आंसर, अदरवाइज दैट योर चॉइस। क्लियर? अनीमिया, बुर्तोनियन ब्लू लाइन, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, बुर्तोनियन लाइन एंड अब्डोमिनल पेन, विच पॉइजनिंग? सो लेड पॉइजनिंग की आपको कुछ ABCD बता रहा हूं मैं, ABCDEF। सो A for anemia, so lead poisoning patient will have anemia, so answer is lead poisoning. B for blue line, B for blue line on gums। और ये anemia कौन सा होता है इसमें, which anemia? You will see sideroblastic anemia, sideroblastic anemia। B for blue line, and these blue line are called Burtonian line, Burtonian line। Now understand, C is very very important because most of the poisoning they present with diarrhea, this will present with constipation। तो C से दो चीजें होंगी पेशेंट को, एक तो कब्ज रहेगी, कॉन्स्टिपेशन, तो पेशेंट विल हैव कॉन्स्टिपेशन, एंड वन मोर थिंग अंडरस्टैंड विच C, रिमेंबर देयर इज अ colicky pain, colicky pain। D for drop, D for drop means patient can have wrist drop, foot drop, right? So wrist drop हो सकता है, foot drop। E for encephalopathy, E for encephalopathy, and F for fertility issue,
मीन्स इट कैन कॉज बोथ मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी। सो ये आपको याद रखनी है लेड पॉइजनिंग की ABCD सिंपल, क्लियर। ओके, अगले क्वेश्चन पे बात करें तो ट्रायड ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस इट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। अब इसको समझते हैं एक बार। सो एक्यूट अपेंडिसाइटिस का जो ट्रायड होता है, इन दिस ट्रायड लाइक पेशेंट विल हैव राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन, दिस इज फर्स्ट थिंग इन द ट्रायड, राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्रायड, और क्या इसको क्या बोलते हैं, सोचो और क्या होगा ट्रायड में। यू कैन सी पेशेंट कैन हैव नॉशिया और वॉमिटिंग, नॉशिया वॉमिटिंग। जॉन्डिस होता नहीं होता है, जॉन्डिस नहीं होता है इसमें, जॉन्डिस 4 को ट्रायड में होता है। यहाँ पे और क्या होगा, पेशेंट को फीवर होगा। सो अपेंडिसाइटिस के पेशेंट के अंदर बुखार होगा, नॉशिया और वॉमिटिंग में से कोई एक या दोनों भी हो सकते। सो दिस ट्रायड इज कॉल्ड मर्फीज ट्रायड, दिस triad is called Murphy's triad, and Murphy's triad we see where in appendicitis. So abdominal pain है, fever है, jaundice नहीं है, nausea vomiting है। So आंसर क्या होगा इसका, jaundice, simple। आगे चलते हैं, moving to next one, blue discoloration of oral cavity, again same question, blue lines on gum। तो again repeat question हो गया लेड का। तो लेड से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे, याद रखना। लेड से जो फ्यूचर MCQ होगा दैट विल बी, रिमेंबर दिस lead poisoning कैन ऑल्सो कॉज अ टाइप ऑफ गाउट, एक तरीके का ये गाउट करा सकता है, उस गाउट को बोलते हैं सैटर्नियन गाउट। दिस इज फ्यूचर MCQ इन एग्जाम। सो ये पूछ सकते हैं आपसे विच पॉइजनिंग कैन कॉज गाउटी अटैक। सो आंसर याद रखना लेड पॉइजनिंग। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वन, अ पेशेंट विथ हाई PTH एंड कैल्शियम लेवल, दोनों बढ़े हुए हैं, PTH भी बढ़ा हुआ है, कैल्शियम बढ़ा हुआ है, indicate which type of hyperparathyroidism। now since you can see अगर दोनों बढ़े हुए हैं means कैल्शियम में बढ़ा हुआ है और PTH भी बढ़ा हुआ है, तो इट्स अ केस ऑफ प्राइमरी hyperparathyroidism, राइट। सो सेकंड टर्शरी में आप देखोगे दोनों कभी नहीं बढ़ते, सो आंसर विल बी बोथ तो हो ही नहीं सकता, आंसर इज ए। मूविंग टू नेक्स्ट वन, ट्रीटमेंट ऑफ फ्लेल चेस्ट एंड वॉल। सो फ्लेल चेस्ट व्हेन यू सी मल्टीपल रिब फ्रैक्चर, आप रीएश्योर करोगे, रीएश्योर करेंगे नहीं करेंगे, नो। ICD डालोगे, नो। ICD कब डालोगे, व्हेन देयर इज फ्लूइड, रिकरेंट फ्लूइड अगर जमा हो रहा है। ऑक्सीजन प्रोवाइड कराओगे, बट व्हाट इज द बेस्ट मैनेजमेंट, सो रिमेंबर इट इज IPPV। सो बेस्ट थिंग दैट वी डू फॉर फ्लेल चेस्ट विल बी IPPV। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ इट्स एन इजी क्वेश्चन, अगर आपको किसी का PT INR APTT, सो देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन आए थे, तो मैं एक सेपरेट लेक्चर भी लूंगा इस टॉपिक पे। बार बार क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कोगुलोग्राम पे। सो PT INR APTT, सो कौन सा वायल यूज करोगे। अब प्लेन वायल में तो आप बाकी रूटीन टेस्ट भेजते हो, इरिटिया वायल में आप जनरली CBC का सैंपल भेजोगे, सोडियम फ्लोराइड में आप ग्लूकोज भेजते हो, राइट। तो ये बच क्या गया अब आपका, देखो प्लेन वायल में KFT LFT का सैंपल जाता है, EDTA में CBC जाता है, सोडियम फ्लोराइड में ग्लूकोज का सैंपल जाता है शुगर एस्टिमेशन के लिए। सो PTNA के लिए क्या यूज करते हैं हम, सोडियम सिट्रेट, वी यूज सोडियम सिट्रेट। ओके, ये तो इजी क्वेश्चन है, एक GCS से डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक इजी क्वेश्चन आ गया। क्या क्या होते हैं कंपोनेंट, आई ओपनिंग, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मोटर रिस्पॉन्स, नो, इट इज आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स। सो बाकी ऑप्शन आई कुड नॉट गेट, सो इन दोनों में से तो आंसर तो ये होगा EVM 4 5 6 मीन्स आई, वर्बल, मोटर, क्लियर। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉलोइंग सिम्टम इज सीन इन अ मेल हैविंग क्लमाइडिया इन्फेक्शन। अगर किसी मेल को क्लमाइडिया का इन्फेक्शन होगा तो आप देखोगे उसके देयर विल बी अ पेनाइल डिस्चार्ज, मीन्स इट्स अ टाइप ऑफ STD। तो सिम्टम इज सीन, क्या क्या सिम्टम होगा, तो आप देखोगे कि पेशेंट को आप देखोगे टेस्टिस में स्वेलिंग होगी। सो क्लमाइडिया के किसी भी क्लमाइडिया के थ्रू अगर STD हो रहा है तो पेनाइल डिस्चार्ज होगा। यू कैन सी स्क्रोटल स्वेलिंग, there will be scrotal swelling, there can be penile discharge, right। enlarged penis, penis enlarge नहीं होगी, right, discharge होगा वहां से। और क्या होगी, you can sometimes see like there can also be testicular swelling, there can be testis swelling। और क्या होगा पेशेंट को अगर क्लमाइडिया का इन्फेक्शन है, बर्निंग मिक्चुरेशन होगा, बर्निंग मिक्चुरेशन।
लिम्फेडेनोपैथी जरूरी नहीं है कि हर मरीज को हो, राइट, वैसे हो सकती है लेकिन हर मरीज को जरूरी नहीं है। देन इडीमेटस स्क्रोटम, स्क्रोटम में स्वेलिंग होगी, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा, द फॉलोइंग इज सीन। एपिडिडमाइटिस कैन ऑल्सो कर, नाउ सर आप देख क्वेश्चन में थोड़ा सा ये है कि आपको देखना पेशेंट को एपिडिडमाइटिस हो सकता है, एडिमाइटिस स्क्रोटम भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। सो आई विल सजेस्ट इन दोनों में से आपको, बिकॉज एपिडिडाइमिस की वजह से ही पेनाइल डिस्चार्ज आएगा, so there can be epididymitis. So again you have to choose one answer. So most people what they will complain with edematous swelling. Again epididymitis you will not see in every patient, so answer will be D. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फास्ट, सिंपल क्वेश्चन। फास्ट का मतलब क्या है? फास्ट का मतलब है फेस, आर्म, स्पीच एंड टाइम। एक फास्ट हमने पढ़ा था न्यूरोलॉजी में भी, राइट। फास्ट, वन फास्ट इन मेडिसिन, वन फास्ट इन सर्जरी। तो सर्जरी का जो फास्ट होता है उसका नाम होता है फोकस असेसमेंट विद सोनोग्राफी इन ट्रॉमा, आंसर विल बी ए। और जो मेडिसिन में जो फास्ट होता है, एमएसएन मेडिसिन में फास्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? फेशियल वीकनेस, आर्म वीकनेस, स्पीच इंपेयरमेंट, टाइम। So this fast is for medicine which we use, which is very very important in stroke patient. So facial weakness, arm weakness, speech impairment and time. और सर्जरी में क्या होगा? Focus assessment with sonography in trauma. Okay, moving to next one. Clinical feature of intestinal obstructions are all except. अगर किसी को obstruction हो रहा है तो पेन होगा, abdominal distension होगा, except कुछ है, tenderness is the classical sign, होगा। अंडरस्टैंड, ऑब्स्टिपेशन मीन्स वो हवा भी पास नहीं कर पाएगा, तो ऐसा हर मरीज के साथ नहीं होता है। ऑब्स्टिपेशन यू कैन एक्सक्लूड दिस, सो आंसर विल बी डी, ऑब्स्टिपेशन। फिजिशियन प्रिस्क्राइब फेनेटोइन फॉर अ क्लाइंट विद सीजर। फेनेटोइन कैन ओनली बी मिक्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन। अब ये सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फेनेटोइन को किस सोल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं, तो आपने देखा होगा प्रैक्टिस में, तो दोस्त हु आर इनटू प्रैक्टिस उन्होंने का आंसर सही मार्क किया है, बिकॉज एप्टोइन इज फेनेटोइन, जब भी हम फेनेटोइन को देते हैं उसको हम एनएस में देते हैं, सो दिस इज गिवन इन नॉर्मल सलाइन, सो आंसर विल बी एनएस। D5 RL में नहीं देते हैं इसको। हेपारिन इज गिवन टू पेशेंट, व्हाट विल बी इंक्रीज व्हेन यू गिव हेपारिन? हेपारिन इज एक्टिंग ऑन योर इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे को कैसे मेजर करते हो? APTT से। APTT ऑप्शन में ही नहीं है, so APTT is not given in the option, but so again this option is wrong. यहाँ पर APTT दिया होना चाहिए। For warfarin we use PTN INR, clear? warfarin के लिए हम यूज करते हैं PTN INR। Okay, moving to next question। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। A patient is suspected to have poisoning. Her hairs are preserved in which of the following? अब इसको समझो एक बार। अब यहाँ पर पॉइजनिंग का नाम नहीं लिखा हुआ, मे बी दिस पेशेंट इज हैविंग अल्कोहल पॉइजनिंग, तो आप अल्कोहल में तो प्रिजर्व नहीं करोगे, राइट। मे बी दिस इज हैविंग आर्सेनिक पॉइजनिंग, तो आप आर्सेनिक पर नहीं करोगे। पॉइजनिंग इज नॉट मेंशन्ड, अंडरस्टैंड। सोडियम क्लोराइड नॉर्मली वी यूज, बट वी यूज दिस फॉर दो स्ट्रक्चर विच कैन डिकम्पोज। सोडियम क्लोराइड आप ऐसी स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हो जो डिकम्पोज हो सकते हैं। नाउ टेल मी, क्या हमारे बाल डिकम्पोज होते हैं? आंसर इज नो, बाल तो डिकम्पोज नहीं होते। सो इन दिस केस वी कैन यूज नॉर्मल प्लास्टिक पेपर, सो आंसर विल बी प्लास्टिक पेपर, सिंपल, क्लियर? ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वन। ECG ऑफ हाइपरकैलेमिया। तो ECG चेंजेस क्या दिखेगा आपको, ये पूछ रहा है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। व्हाट यू कैन सी लाइक अगर किसी का पोटेशियम बढ़ा है, सो यू कैन सी विच टाइप ऑफ T wave। यू कैन सी टॉल टेंटेड T wave, दिस इज फर्स्ट फाइंडिंग। अब इसके अलावा आपको क्या दिखता है? टॉल टेंटेड T wave के अलावा यू कैन सी अ फ्लैटनिंग ऑफ P wave, थोड़ी सी P छोटी आएगी, फ्लैट P wave। What else? You can see wide QRS। QRS थोड़ा सा वाइड दिखेगा आपको। और कभी कभी जो एकदम से आप देखोगे कि थोड़ा सा PR इंटरवल भी प्रोलॉन्ग दिखेगा। यू कैन सी अ प्रोलॉन्ग PR and I can say ultimately it will look like a sine wave pattern।
साइन वेव पैटर्न ये तब होगा जब पोटेशियम की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसको बोलते हैं साइन वेव पैटर्न। सो व्हाट इज नॉट सीन, अब एसटी सेगमेंट आप देखोगे थोड़ा सा डिप्रेस्ड ही दिखेगा। तो मेन यहाँ पे आपको आंसर चूज करना है कि वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखेगा, तो आंसर इज यस, यू कैन सी वाइड क्यूआरएस। तो ये तो दिखेगा ही दिखेगा। इन्वर्टर टी वेव नो, so ST depression again you will not see in all patient, inverter T wave no, so answer will be wide QRS। so क्या दिखेगा आपको, wide QRS। moving to next one, paradoxical respiration is seen in। अब ये हमने डिस्कस भी किया था, so understand this। so what happen normally our chest wall, so normally our chest wall this will move in on inspiration and it will move out on expiration। so what happen, this is called paradoxical breathing, paradoxical respiration। ऐसा कब दिखेगा, so again इस क्वेश्चन में अब देखोगे काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। यू कैन सी दिस इन सीवियर केसेस ऑफ एम्फाइसीमा, उसको हम हूवर साइन भी बोलते हैं, बट इट इज क्लासिकल फीचर, इट इज क्लासिकल फीचर ऑफ डायफ्रामेटिक पाल्सी। सो पैराडॉक्सिकल ब्रीथिंग जनरली कहाँ पर मिलेगा आपको, फ्लेयल चेस्ट में, या अगर मैं बोलूँ आपको जो कॉज याद रखने हैं पैराडॉक्सिकल एक्सप्रेशन के, तो एक तो हो गया फ्लेयल चेस्ट, दूसरा आपको याद रखना है डायफ्रामेटिक पाल्सी। तो दीज टू आर इंपॉर्टेंट कॉज। तीसरा कभी कभी आपको सीओपीडी में मिलता है। इजी क्वेश्चन है। ईसीजी में क्या दिख रहा है, तो आप देख रहे हो रेगुलर आरआर है, ब्रॉड क्यूआरएस है, रेगुलर आरआर, तो एट्रियल फिब्रिलेशन इज रूल्ड आउट, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया इज रूल्ड आउट, बिकॉज दोनों में क्या होगा, नैरो क्यूआरएस होगा इन दोनों में। नाउ कमिंग टू वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, तो रेगुलर है इसलिए फिब्रिलेशन इज रूल्ड आउट, फिब्रिलेशन में क्या होगा, इरेगुलर, सो आंसर विल बी वीटी बी। Moving to next one. Now again it is a question where they're asking you, a patient came with a diabetic ketoacidosis, was infused with 0.9% NS and insulin for 750 milligram per deciliter sugar, 750 शुगर था उसका। What finding will suggest the effectiveness of treatment? So mainly they are asking you कि आपके पास एक patient है और that's a case of DK and you are seeing whether patient is improving or not. So how you will decide the improvement? To understand this thing, improvement basically हम decide करते हैं based on two things. So first thing in the improvement is patient का pH। अगर patient का pH बढ़ रहा है इसका मतलब वो एसिडोसिस से बाहर आ रहा है। So if pH is more than 7.4 or pH is on increasing trend. Second thing is anion gap, anion gap। अब इसको देखते हैं कि थर्ड थिंग विच विल डिसाइड कि अगर पेशेंट का जो बाई कार्ब है, बाई कार्ब पेशेंट का 15 से ज़्यादा है, इसका मतलब पेशेंट हमारा रिस्पॉन्ड कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है। सो लेट अस सी एबीजी बाई कार्ब 13 दिया हुआ है यहाँ पर, हेमाटोक्रिट का कोई मतलब नहीं है, बीपी 118/70 रेस्पिरेटरी टैकिपनी अभी भी ये तो नॉर्मल ही है। Effectiveness, so we cannot decide based on this thing because all patient will not have कुसुमोल ब्रीथिंग, हर किसी की वैसी ब्रीथिंग नहीं होगी, कभी कभी बीपी नॉर्मल भी होता है। प्रोटोनूरिया अगेन नो रिलेशन, सो अंडरस्टैंड दिस, आंसर 15 होना चाहिए बट 13 दिया, सो दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। क्लियर? ओके, नाउ सी अगेन दे हैव आस्क्ड फ्यू क्वेश्चन ऑन एंडोक्राइनोलॉजी। पेशेंट हु कैन डेवलप हाइपोग्लाइसीमिया, तो मैंने अभी बताया था आपको हाइपोग्लाइसीमिया पैराथायराइड का कोई लेना देना नहीं है, कुशिंग सिंड्रोम में हाइपर होगा, एडिसन डिजीज में हाइपो होगा, सिंपल, एडिसन विल हैव हाइपो। नाउ अंडरस्टैंड नेक्स्ट वन, व्हाट काइंड ऑफ डाइट शुड बी एडवाइस फॉर अ पेशेंट विद हेपेटाइटिस। सो हेपेटाइटिस में हाई कार्ब हाई कैलोरी डाइट दोगे आप। सो डाइट दैट इज प्रेफर्ड इन हेपेटाइटिस इज हाई प्रोटीन, हाई कार्ब एंड मॉडरेट फैट। सो एक्चुअल डाइट ये होती है, unless your patient is developing encephalopathy, so answer will be B। clear? आंसर क्या होगा? B। अगले पर चलते हैं। What gallstones are made after hemolytic anemia? So most common जो gallstone होते हैं that is your gall bladder के जो stone होते हैं that is cholesterol stone, but they are asking you hemolytic anemia। So hemolytic anemia means hemoglobin will break down into bilirubin। सो बिलरुबिन के स्टोन को हम बोलते हैं पिगमेंटेड स्टोन। ओवरऑल मोस्ट कॉमन विल बी कोलेस्ट्रॉल, मिक्स तो नहीं होते। ऑक्सलेट स्टोन्स आर मोर इन किडनी, ऑक्सलेट आर मोस्ट कॉमन किडनी स्टोन।
So answer will be cholesterol. Answer will be pigment. Cholesterol are most common gallstone. So just let me write this. Most common type of gallstone is cholesterol. Most common kidney stone is calcium oxalate. Most common kidney stone will be calcium oxalate. Clear? Okay, then moving to next one. A patient came with absent popliteal and tibial pulse and wound on great toe, but femoral pulses are good. So means femoral pulse आ रही है, popliteal and tibial pulse नहीं आ रही है. So whenever you see like peripheral pulse are missing, we make a diagnosis of peripheral arterial disease, PAD, और इसको PVD भी बोलते हैं, peripheral vascular disease. So we can do duplex scan, color Doppler कर सकते हो आप. We can also do ultrasound, means almost same thing. We can also go arteriography. Again, this is the gold standard test. आपसे पूछा है what is investigation of choice. So arteriography or MRA, that will be like more invasive. So gold standard test will be arteriography, but investigation of choice will be a CT angiogram. So CT angiogram इसमें हम डाई डाल के देखेंगे. So that is the investigation of choice. So just I'm writing investigation of choice. In peripheral artery disease, the answer will be CT angio. Simple. Moving to next one. Ranson criteria. Simple है तो. Ranson criteria हमने कहाँ पढ़ा था? In pancreatitis. So Ranson criteria is used to diagnose pancreatitis. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. Okay. So next question is which nerve is responsible for downward and lateral vision? बताओ क्या आंसर होगा? डाउनवर्ड और लैटरल विजन के लिए कौन सी नर्व चाहिए होती है? सो इसको याद करने का एक निमोनिक होता है LR6SO4 rest all 3. So lateral rectus is supplied by 6th nerve, superior oblique by 4th, and rest all by 3rd. 3rd means oculomotor. So downward and lateral vision के लिए क्या चाहिए आपको? Which nerve? Oculomotor. सिंपल, oculomotor. अगले पे चलते हैं. अब क्वेश्चन जो पूछ लिया जिंजर लाइक स्मेल. सो अगेन सम ऑप्शंस आर मिसिंग हियर. ये क्वेश्चन थोड़ा पहली बार आया. तो साइनाइड का मैंने आपको बताया था बिटर एलिमेंट. बिटर एलिमेंट. नाउ लेड पॉइजनिंग इज नॉट हैविंग एनी पेक्यूलियर शेप. सो अगर आप याद करो ऑप्शंस में अगर आपको कुछ मिल जाए, आई टोल्ड यू लाइक organophosphate poisoning. So if it is like inorganic phosphorus, तो ये कैसा होगा? ये गार्लिक जैसा होगा, right? और aluminium phosphate again there is no like we see some fishy smell. थोड़ी सी इसमें मच्छी जैसी आई, मछली जैसी, fishy odor. So by rule out again the answer will be lead, but मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ और ऑप्शन था. So we need to look at this question. So again I'll not comment on this because lead में भी ginger like smell तो नहीं होती. Prokinetic drugs. Prokinetic drugs की definition पूछी, pharmacology question. So they will not delay emptying, they will not stimulate the relaxation, they will not strengthen the aleostone, they will increase peristalsis. That's why motility will increase. So answer will be A. Moving to next one. Okay, next is a positive effect of atropine sulfate. So atropine sulfate का positive effect क्या होगा कि हार्ट रेट को ये बढ़ा देगी. अब हार्ट रेट पल्स रेट दोनों दे दिए ऑप्शन में, तो दैट इज अगेन अनकम्प्लीट क्वेश्चन आई विल से. अब वैसे तो पॉजिटिव इफेक्ट पीपल रिएक्शन में भी होता है इसका. मॉस्किटो रेपेलेंट कौन सा है? मॉस्किटो रेपेलेंट पॉइजनिंग अकर ड्यू टू. सो मॉस्किटो रेपेलेंट आपका DDT होता है. सो आंसर विल बी A. मूविंग टू नेक्स्ट वन. पैची रेमनेंट. पैची remnant. So patchy remnant in lung, understand, patchy remnant can be due to consolidation of pneumonia. It can be due to scar also, but most common reason will be whenever there is some sort of fibrosis in the lung. So answer will be pulmonary fibrosis. So most common cause of patchy remnant आ गया word, इसलिए क्या होगा आंसर? Fibrosis. अगले पे चलते हैं. In congestive heart failure, to increase heart contractility, prescribed drug is. पेशेंट हार्ट फेलियर में आपको कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ानी है. अब क्या दोगे? तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, एट्रोपिन यू विल नॉट गिव.
फ्लूइड बट से नहीं बढ़ेगी. नाइट्रोग्लिसरीन इज वेजोडाइलेटर. तो डिजॉक्सिन इज अ ड्रग विच वी गिव स्पेशली इन अ पेशेंट हु डेवलप हार्ट फेलियर टू इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी. आंसर विल बी ए. मूविंग टू नेक्स्ट वन. अ पेशेंट विथ ट्रांस यूरिथ्रल रिजेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, इसको बोलते हैं टार्प ऑपरेशन. ट्रांस यूरिथ्रल रिजेक्शन ऑफ प्रोस्टेट. स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग विथ यूरिन. आपने सर्जरी करी, टर्प ऑपरेशन किया, आफ्टर दैट इज हैविंग ब्लीडिंग विथ यूरिन, हेमाचोरिया हो रहा है अभी भी. सो व्हाट इज द बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ द नर्स? सो इज इट नॉर्मल फाइंडिंग? नो. We need to irrigate this? No. Provide rest? No. Immediate inform the physician, and remember or the drug we use in this condition will be finasteride and dutasteride. Clear? Okay, अगले पे चलते हैं. Which route for analgesia is preferred in severe burn? Severe burn में आप, तीसरा ऑप्शन मुझे मिला नहीं तो जरूरत भी नहीं थी इसकी. जब अदर इज अ सिवियर बर्न, सो रिमेंबर सबक्यूटेनियस एंड इंट्रामस्कुलर यू विल अवॉइड. सो व्हाट इज द रूट ऑफ चॉइस? इंट्रावेनस. सो दो ही रूट प्रेफर करते हैं, इंट्रावेनस और ओरल, याद रखना इसको. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट इज द रोल ऑफ कफर सेल्स इन लिवर? सो ये सबको पता, कफर सेल्स दे हैव फैगोसिटिक एक्शन, सिक्रेटरी तो एक्शन नहीं होता. नाउ कमिंग टू लाइटेक, सो रिमेंबर दे also do lysis of few things. So again this is also a function, again less known function, तो आंसर होगा both A and B. See, केवल फैगोसिटिक नहीं. Clear? Okay, moving to next one. A boy appeared with lacerated and untidy wound in the casualty. What will be the first management? Debridement is second management. TT vaccine is again later we can do. So answer will be clean properly and apply sterile dressing. Lacerated wound में क्या करना है आपको? Okay, moving to next one. Following is not seen in shock. अब इसको देखो क्वेश्चन को. शॉक के अंदर यू विल सी टिश्यू परफ्यूजन कम होगा. आंसर इज यस, ऑफ कोर्स कम होगा. शॉक के अंदर हाइपोक्सिया होगा. जब टिश्यू परफ्यूजन कम होगा तो हाइपोक्सिया होगा. हाइपोटेंशन को तो शॉक बोलते हैं, हाइपोटेंसिव शॉक. ट्रेमर्स भी हो सकते हैं, इवन ट्रेमर्स कैन अकर, बट रिमेंबर कंसिडरिंग दिस चॉइस, ये तीनों तो डेफिनेटली होते हैं. सो ए इज द लीस्ट करेक्ट आई विल से. इसलिए आंसर क्या होगा? ट्रेमर्स. मूविंग टू नेक्स्ट वन. What is best indicator for assessing fluid intake in a trauma patient? तो फ्लूइड इनटेक आपको अगर देखना है कितना फ्लूइड इनटेक है, तो आपको इनपुट आउटपुट चार्टिंग करनी है. तो यूरिन आउटपुट इज द पैरामीटर दैट वी यूज. सो बीपी, पल्स ऑक्सीमीटर, वेट, नो. आंसर विल बी इनपुट आउटपुट चार्टिंग. मूविंग टू नेक्स्ट वन. What gauze of cannula should be used after RT in a patient for blood transfusion? So remember ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हम 16 से 18 गॉस का यूज करते हैं. 16 to 18. 16 इज नॉट गिवन द ऑप्शन, सो आंसर विल बी 18. सिंपल. मूविंग टू नेक्स्ट वन. पैराडॉक्सिकल ब्रीथिंग रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो आंसर क्या होगा? डायफ्रामेटिक पाल्सी. अ पेशेंट विथ प्रेशर अल्सर ट्रीटेड रेगुलरली विथ वुंड केयर, फ्रीक्वेंटली चेंज पोजिशन इन एवरी 2 hours बट वुंड डज नॉट हील. अब वुंड है वो प्रेशर अल्सर हील नहीं हो रहा है. So in this case we should give two things. We should give some zinc supplementation, and second thing we should give a high protein diet, because zinc is an element which is most important element for wound healing. So आंसर में ऑप्शन में देखो, वुंड मसाज नो, कैल्शियम कम होने की वजह से भी हो सकता है, विटामिन डी बट उतना नहीं. मेन इज लो प्रोटीन डाइट. दिस इज द मेन रीजन. आंसर विल बी ए. Moving to next one. Patient with anticoagulant therapy on heparin. What is the laboratory diagnosis? So आप सही आंसर दिया हुआ APTT. APTT is atypical partial thromboplastin time. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. ये रिपीट हो गया फिर से. बेस्ट अप्रोच टू डिटेक्ट फ्लूइड इनटेक इन पोस्ट ट्रॉमेटिक पेशेंट. सो आंसर विल बी यूरिन आउटपुट. यूरिन आउटपुट. मूविंग टू नेक्स्ट वन. Following medication require close observation for bronchospasm in client with COPD. So किस मेडिकेशन से ब्रोंकोस्पाज्म होता है? तो बीटा ब्लॉकर दे आर अवॉइडेड. सो आउट ऑफ दिस यू कैन सी बीटा ब्लॉकर इज प्रोपेनोलोल. सो रिमेंबर बीटा ब्लॉकर, दैट इज व्हाई नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, स्पेशली नॉन सेलेक्टिव, वैसे सारे अवॉइड करने हैं आपको. सीओपीडी पेशेंट के अंदर आपको बीटा ब्लॉकर अवॉइड करने हैं. नॉन सेलेक्टिव आर स्ट्रिक्टली अवॉइडेड. मूविंग टू नेक्स्ट वन. टेंशन न्यूमोथोरेक्स. नाउ सी दिस क्वेश्चन केयरफुली. सो टेंशन न्यूमोथोरेक्स के लिए व्हाट वी यूज?
सो वी कैन यूज लाइक अ सेवंथ, और तो आप याद रखो लाइक एयर मूव्स अप, वाटर मूव्स डाउन। सो टेंशन के लिए आप दो जगह यूज कर सकते हो, या तो सेकंड और फिफ्थ। अंडरस्टैंड दिस, व्हेन वी यूज सेकंड इट इज मिड क्लेविकुलर लाइन, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, मिड क्लेविकुलर लाइन, or we can use fifth intercostal space and anterior axillary line. So सेवंथ वाले मैं पहले हटा देता हूं ऑप्शन में से। अब बच गया सेकंड और फिफ्थ। सेकंड फिफ्थ मिड एक्सिलरी, और सेकंड दोनों में मिड एक्सिलरी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप एक बार ऑप्शन जस्ट वी नीड टू कंफर्म कि क्या एग्जाम में दिया था। सो सेकंड मिड क्लेविकुलर इज द बेस्ट आंसर, नॉट गिवन, सो आंसर इज सेकंड मिड क्लेविकुलर ऑप्शन में नहीं, तो आंसर विल बी फिफ्थ मिड एक्सिलरी लाइन, तो ये आंसर होगा। अब ऑप्शन में थोड़े से आई कैन से लाइक सम स्टूडेंट दे कुड नॉट रिकॉल द प्रॉपर ऑप्शन। Moving to next one, a diabetes insipidus patient treat with vasopressin. So what are action should nurse should take? So understand, ऐसे में जब आप पेशेंट को दे रहे हो कोई दवाई लाइक वेसोप्रेसिन एनालॉग, डेस्मोप्रेसिन कॉमनली वी यूज, सो व्हाट वी शुड डू, इसके फ्लूइड बंद कर दो बिकॉज पेशेंट इज हैविंग पॉलीयूरिया। तो जनरली व्हाट वी डू, वी रेस्ट्रिक्ट द फ्लूइड। ग्लूकोसूरिया वी डू, दिस टेस्ट वी डू फॉर टाइप 2 डायबिटीज, डेली वेट नहीं करना चेक, कॉन्स्टिपेशन होता ही नहीं इसमें, तो आंसर इज वी हैव to restrict fluid, answer will be A, because patient will have even इसको हम टेस्ट एज अ टेस्ट भी करते हैं, we call this like water deprivation test. A patient having peptic ulcer, which statement is incorrect? Duodenal ulcer most commonly occur in anterior part. Duodenal ulcer most common occur in, कहाँ पे होता है duodenal ulcer? Most common site will be, it is D1 and D2, these are two common sites, so it is an incorrect statement, ये गलत हो गया। गैस्ट्रिक अल्सर मोस्ट प्रोन फॉर कैंसर, यस, अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो गैस्ट्रिक अल्सर में कैंसर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ड्यूडेनल अल्सर मोर प्रोन फॉर ब्लीडिंग देन परफोरेशन, सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, सम अल्सर्स लाइक विच आर लोकेटेड एंटीरियरली दे टेंड टू परफोरेट मोर, विच आर लोकेटेड पोस्टीरियरली दे टेंड टू ब्लीड मोर, सो ब्लीडिंग तो होती ज़्यादा ही है कंपेयर टू परफोरेशन। It is more common, of course. ये तीनों, these three are true statement. So this is a false statement. So answer will be A. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Now understand, a patient in post-operative ward after abdominal surgery in morning, a small amount of bloody drainage, थोड़ा सा bloody drainage आ रहा है. So what does this indicate? So understand this, whenever you see, so a catarrhal and purulent fluid is unlikely. So generally आपको क्या मिलता है, अगर आपको सीरस फ्लूइड मिल रहा है, that is absolutely normal, it means your patient is healing. But if you see bloody drainage, it means generally this is, so remember serous is normal, then it is more likely a serosanguinous fluid, और ये कुछ दिन में अपने आप सेटल हो जाता है, तो आंसर विल बी डी। ओके, इफ यू प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर IV इंसुलिन, so एक ही इंसुलिन IV होती है, and that is regular insulin, and that is regular insulin. Moving to next one. Okay, so this is our last question. Thank you so much. अगले वीडियो में मिलते हैं with North Star Mains Recall. Bye bye. Take care.